औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले बेटा, हमने आपको परसों के लेक्चर में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में सब कुछ बोला था, अगर आपको याद होगा। और फिर जाते जाते बेटा मैंने कहा था कि जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो बेटा कितना होता है, 10 mmHg। याद आया? और इसी प्रेशर से बेटा हमारा ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट होता है एट ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और एट बोमेन्स कैप्सूल। वो तो मैंने बोला था आपको, थ्रू फिल्ट्रेशन बैरियर। ये तो बेटा हमने पूरा का पूरा बेटा डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में बेटा थोड़ा बहुत हम इसकी और जाएंगे, ताकि बेटा जो बच्चे पिछली बार जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था या जिनको पता नहीं था, तो वो बेटा यहां पर अब आप देखिएगा, इस लेक्चर पे पूरी तरह से नजर रखिएगा। ये आपके सामने जो स्लाइड आ रहा है, ये प्रीवियस लेक्चर का पूरा निचोड़ है जो हमने बेटा आपको सिखाया था। ये वो प्रेशर है, अगर आपको बेटा याद होगा कि ये वो प्रेशर है, दैट्स कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। याद आया बेटा? और ये प्रेशर 60 mmHg था, और ये वो प्रेशर था जो चाहता था कि फिल्ट्रेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि एफरेंट आर्ट्रियोल का अगर आप डायमीटर देखोगे, इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से क्या है, कम। इसी की वजह से एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये चाहता है कि ब्लड फिल्ट्रेट हो, क्योंकि एरो नीचे की ओर जा रहा है, और ये ब्लड को चाहता है कि ये ब्लड फिल्ट्रेट हो, और ब्लड यकीनन फिल्ट्रेट हो जाएगा। मगर दो प्रेशर्स बेटा अब ऐसे लगेंगे जो ब्लड को फिल्ट्रेट नहीं होने देंगे। लीव असाइड, जो मैंने बेटा आपको बोला था, ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। याद आया? सो बोमेन्स कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने बोला था ना बेटा, वो 0 है, तो इसलिए उसकी कोई सिग्निफिकेंस यहां पर मैंने नहीं रखी है, न लाऊंगा यहां पे, और ना ही किताबें बेटा इसको डिस्कस करेंगी। फिर मैंने क्यों बोला था, मैंने कहा था कि आपके दिल के तस्कीन के लिए मैं इस प्रेशर को यहां पे ला रहा हूं, ताकि अगर आप कोई किताब पढ़ो तो आप कहोगे कि टीचर ने इस प्रेशर को स्किप किया है। एक्चुअली बेटा ये प्रेशर हर कोई किताब स्किप कर देती है, क्योंकि कितना होता है, 0, क्योंकि आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कोई भी प्रोटीन होता नहीं है। उसके बाद मैंने कहा था कि एक और प्रेशर अब एक्सर्ट यहां पे करेगा, एंड दैट्स कॉल्ड ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर बेटा उठेगा ड्यू टू द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्लड। और प्रोटीन्स में मेन प्रोटीन जो है, जो मैंने आपको परसों के लेक्चर में कहा था, दैट्स कॉल्ड एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन क्या करेगा, वो बेटा इस ब्लड को फिल्ट्रेट नहीं होने देगा, क्योंकि ब्लड में जो पानी है वो बेटा, इसी के लिए तो एल्ब्यूमिन है, वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा और पानी को फिल्टर होने देगा नहीं। मगर फिर मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर पानी फिल्ट्रेट नहीं होगा फिर पानी कैसे आएगा? आपको बेटा जोर देखने हैं ना, क्योंकि इसका जोर जो है, जो प्रेशर बेटा फिल्ट्रेट करना चाहता है वो कितना है, 60। और जो बेटा ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके जोर खाली कितने है, 32। तो लॉजिकली बेटा ताकतवर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, तो ये ब्लड को फिल्ट्रेट करने में कामयाब हो जाएगा, और वाटर को भी फिल्ट्रेट करेगा, वाटर को भी बाहर निकालेगा। फिर मैंने कहा था एक और अपोजिबल फोर्स है जो अपोज करेगा इसको, एंड दैट्स कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सुलर प्रेशर। याद आया? और ये बोमेन्स कैप्सुलर प्रेशर उठेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द बोमेन्स कैप्सूल, क्योंकि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा जो है वो बोमेन्स कैप्सूल में भर के आएगा, वो बोमेन्स कैप्सूल को सैचुरेट करेगा, तो उसके बाद बेटा ये फर्दर फ्लूइड को नीचे नहीं आने देगा। और फिर बेटा जब हमने अब इसको शब्बा बेटा समेट किया था, तो देखिए समेट करके आया क्या आया था, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर शाबाश किसके बराबर है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो कितना है, 60 माइनस शब्बा बेटा जरा गौर से यहां पर देखिएगा, उसके साथ बेटा फिर माइनस क्या जाएगा, बोमेन्स कैप्सुलर प्रेशर, और फिर उसको माइनस क्या करना है, शाबाश ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर। और कुल मिला के बेटा ये कितना आएगा, 10, क्योंकि आपको पता है 60 mmHg को जब हम -18 करेंगे फिर -32 करेंगे, तो ये लगभग बेटा आएगा 10 mmHg। यही तो वो प्रेशर है जो बेटा एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से ब्लड फिल्ट्रेट होता है बोमेन्स कैप्सूल। इसकी मैंने परसों खाल खींची थी आपको समझाते समझाते। तो चले बेटा आज अब हम नेक्स्ट पड़ाव की ओर आएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो चले बेटा आज हम अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर आएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। मगर उससे पहले कि ट्यूबुलर सिक्रीशन को हम लेंगे, हमें बेटा यहां पे कुछ चीजें आपके सामने लानी है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है एंट्रेंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपके एंट्रेंस के लिए। तो आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम कुछ टर्म्स की ओर जाएंगे, और बेटा देखेंगे कि उन टर्म्स में हमें क्या क्या याद रखना। GFR पहली टर्म है जिसको आपको बेटा नजर रखनी पड़ेगी। अब देखना यह है कि GFR होता क्या है।
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट डिवाइडेड बाय रिनल प्लाज्मा फ्लो पर मिनट। आपको पता है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट 1 मिनट में कितना बनता है, 125 ml बोला है। और कितना बेटा ब्लड आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज तक पहुंचता है, या प्लाज्मा, क्योंकि हम क्यों बेटा यहां प्लाज्मा पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड एलिमेंट्स का फिल्ट्रेट के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। तो दैट मींस कि यहां पर शब्बा बेटा कुल मिला के फिल्ट्रेट कितना बना बोवेंस कैप्सूल में 125, मगर बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में कितना ब्लड आया 625। क्या सारा का सारा ब्लड जो बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आता है वो फिल्ट्रेट होता है? नहीं, खाली बेटा उसका 125 ml फिल्ट्रेट बनता है। तो इनटू 100 करके जब हम देखेंगे तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज नॉट 100%, इट इज एक्चुअली 20%। सो आज के बाद अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में आएगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, तो आंसर लिखेंगे इट्स द अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी, या फॉर्म्ड एट बोवेंस कैप्सूल, या फॉर्म्ड एट ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, समझ में आ गया, एज कंपेयर टू द रिनल प्लाज्मा फ्लो, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू 20%। सो नेचुरली नॉर्मली हमेशा कितना होना चाहिए, 20%। उसके बाद एफ मींस फिल्ट्रेशन, इसको आप लिख सकते हैं बेटा वहां पे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो देखिए बेटा अब एफ क्या है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है। जीएफआर और एफएफ में कोई खास फर्क नहीं है। जीएफआर को हम परसेंटेज में लेते हैं, मगर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में नहीं लेते, इसको हम इनटू 100 नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, अगर आप यहां पर देखोगे कि जो आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है दैट्स इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट, वो कितना बेटा 125 ml, डिवाइडेड बाय रिनल प्लाज्मा फ्लो पर मिनट, वो कितना है 625। सो आंसर इज 0.2। तो मेहरबानी करके बेटा आज के बाद एंट्रेंस के लिए आप ख्याल रखना, अगर आपको एग्जामिनर ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में बोला है तो आंसर क्या लिखोगे, 20%। और अगर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के बारे में कहा होगा तो आंसर लिखेंगे 0.2। इस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। जीएफआर और एफएफ में फर्क नहीं है, फर्क यह है कि जीएफआर को हम परसेंटेज में लेते हैं और एफएफ को हम फ्रैक्शंस में लेते हैं। उसके बाद बेटा एक और टर्म आपके सामने आ रही है, जीएफआर अब 2 पैरामीटर्स पे काम करता है। प्लीज बेटा प्लीज इस पे नजर रखिएगा कि जो जीएफआर है वो अब 2 चीजों पे काम करता है। वन इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर एंड अनदर इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। सो केएफ का यहां पे मतलब है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। अब आपको पता है बेटा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है ना, अभी मैंने कहा 10 mmHg। सो इसका मतलब ये हुआ अगर केएफ को हम कांस्टेंट रखेंगे, अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इंक्रीज होगा किसी वजह से तो जीएफआर भी इंक्रीज होगा। और अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बेटा 10 mmHg से कम आया तो जीएफआर क्या होगा, कम। सो दैट मींस देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द जीएफआर एंड एनएफपी प्रोवाइडेड केएफ दैट इज फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट इज कांस्टेंट। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा अगर किसी वजह से बेटा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg से ज्यादा आ रहा है तो जीएफआर विल इंक्रीज। अगर बेटा किसी वजह से एनएफपी 10 mmHg से कम आ रहा है तो जीएफआर विल डिक्रीज। और उसके बाद बेटा जब एनएफपी 10 mmHg है, नॉर्मल है ना 10 mmHg, तो उस टाइम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होगी वो भी नॉर्मल होगी। वो कितनी होगी बेटा, 20%। सो अब बेटा इस टॉपिक में जो यहां पे आपका पास एक्सप्रेशन है इसमें हमें बहुत कुछ समझने की जरूरत है, बहुत कुछ चीजें बेटा समझने के लिए निकलेगी। अब आपने देखा कि जीएफआर इज इक्वल टू एनएफपी, वो आपको मैंने दिखाया कि एनएफपी हम कैसे निकालते हैं। मगर अब क्वेश्चन ये उठेगा ना सर ये केएफ क्या है, ये फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट क्या है। फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट इन टर्म 2 चीजों पे डिपेंड करता है। वन इज द सरफेस एरिया ऑफ ग्लोमेरुलस, कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का सरफेस एरिया कितना है, और दूसरा परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस। परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस मींस कि उसमें जो बेटा आपकी एंडोथेलियल सेल्स है, एंडोथेलियल सेल्स में बेटा आपकी फेनेस्ट्रेशंस है वो कितनी है। और बेटा आपको पता होनी चाहिए नॉर्मली सरफेस एरिया ऑफ ग्लोमेरुलस और जो परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस है ये बेटा एक हेल्दी इंसान में, नॉर्मल इंसान में हमेशा कांस्टेंट होती है। सो हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का जो सरफेस एरिया वो भी कांस्टेंट रहेगा, कोई चीज से बढ़ेगा नहीं। हाँ अगर कोई डिजीज होगी उस टाइम बेटा ये सरफेस एरिया घट सकता है, या इसी तरह बेटा अगर कोई डिजीज है उस टाइम परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस पे असर पड़ेगा। मगर अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है उसका जो केएफ होता है वो जनरली बेटा कांस्टेंट होता है। तो याद रखेंगे क्यों बेटा ये कांस्टेंट होता है हेल्दी इंसान में, नॉर्मल इंसान में, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ ग्लोमेरुलस और परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस हमेशा बेटा कांस्टेंट रहती है until and unless you are in healthy condition।
तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, जब KF हम हेल्दी देखते हैं बेटा, एक हेल्दी पर्सन में कांस्टेंट देखते हैं, तो GFR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NFP। NFP घटा, GFR घटेगा, GFR घटा, NFP घटेगा, NFP बढ़ा, GFR बढ़ेगा, GFR बढ़ा, NFP बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस रिलेशनशिप से आपको एक चीज पता चला कि जो KF है, दैट इज द फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ ग्लोमेरुलस एंड परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस, और ये दोनों बेटा नॉर्मली कांस्टेंट रहते हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल में। हाँ, अगर कोई बीमारी होगी, डिजीज होगी, उस टाइम बेटा इनमें वेरिएशन आएगी, मगर हम बेटा यहाँ पे इस टाइम नॉर्मल स्टडीज कर रहे हैं ना, हम डिजीज के साथ इस टाइम वाबस्तगी नहीं रखते हैं। हाँ, जब मैं आपको डिजीज ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा उस टाइम बेटा इसकी हम खाल खींचे। और फिलहाल इतना याद रखिए कि जब तक एक इंसान हेल्दी है, नॉर्मल है, तब तक उसके सरफेस एरिया ऑफ ग्लोमेरुलस और परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सो दस फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट इन हेल्दी इंडिविजुअल इज कांस्टेंट एंड इन हेल्दी इंडिविजुअल GFR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NFP। इन रिलेशनशिप्स पे बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो चलिए बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्द। तो चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट पड़ाव की ओर आएंगे, जो बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। चलिए बेटा सबसे पहले क्या पढ़ा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या क्या देखा कि वो नॉन सिलेक्टिव है, वहां पे हर कोई कंपोनेंट जो प्लाज्मा में है वो बेटा शाबाश फिल्ट्रेट होके आया, एक्सेप्ट प्रोटीन्स, क्योंकि उनका साइज बेटा 7 to 9 जो सिलिट डायफ्राम्स का पोर साइज है उससे ज्यादा है, तो इसलिए वो नहीं आएंगे, और वो मोस्टली वो नेगेटिवली चार्ज है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में नेगेटिवली चार्ज हो तो रिपल हो जाएंगे। तो इसीलिए बेटा फिर हमने आपको कहा था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जब होती है थ्रू द फिल्ट्रेशन बैरियर, उसमें ग्लूकोज भी आता है, अमाइनो एसिड्स भी आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं, आयंस भी आते हैं, साल्ट्स भी आते हैं, विटामिन भी आते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आता है, और वाटर भी आता है। सो दैट मींस यूजफुल सबस्टेंसेस भी आते हैं और नॉन यूजफुल सबस्टेंसेस भी आते हैं। इसीलिए तो बेटा मैंने आपको कहा था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज ए, शाबाश बेटा, इज ए नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस। अब बेटा हम देखेंगे कि जब ये तमाम कंपोनेंट्स बेटा बाहर निकल के आएंगे, या ग्लूकोज मागस यूरिन से नेवर नियर, या अमाइनो एसिड्स मागस यूरिन से नेवर नियर, उनको बेटा हमें वापस ब्लड सर्कुलेशन में लौटा के लाना है ना अमानत के तौर पे। तो अगर उनको किसी प्रोसेस के जरिए वापस ब्लड सर्कुलेशन में लाया जाता है फ्रॉम द रिनल ट्यूब्यूल्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिनल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो चले बेटा अब हम देखेंगे एक एक करके। एग्जाम आया, बस इसी तरह आपको बेटा लिखना पड़ेगा, नोट भी आपके सामने बन के है, तो इसे बेटा नोट की तरह इसको अच्छी तरह से आपको स्टडी करना पड़ेगा। Tubular reabsorption is the process by which nephron removes water and other solutes from the glomerular filtrate and returns them to the circulating fluid। वापस बेटा रिटर्न करता है किसमें, ब्लड में, यही तो ट्यूबुलर reabsorption है। Reabsorption allows many useful solutes, primarily glucose and amino acids, salts and water that have passed from blood into the Bowman's capsule through filtration barrier to return to the circulation। So ये वापस इसको किसमें लाएगा बेटा, ब्लड में। उसके बाद अब यहां पर आपको अपने दिमाग पे दबाव डालना पड़ेगा। इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्मड पर डे, मैंने कहा था बेटा आपकी किडनीज में, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में 24 घंटे में कितना ब्लड पहुंचता है, 900 लीटर्स, टेक्स्ट बुक में भी लिखा है। और उसमें फिल्ट्रेट कितना बनता है बेटा 24 घंटे में, 180 लीटर्स। अगर हम मिनट के लिहाज से जाएंगे, मिनट के लिहाज से कितना ब्लड बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जाता है, 625 ml अभी बोला, तो बेटा फिल्ट्रेट कितना बनता है, 125 ml। ये तो मिनट के लिहाज से। अगर हम 24 घंटे के लिहाज से जाएंगे, 180 लीटर ब्लड आपकी किडनीज में जाता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, और उसके बाद बेटा उससे खाली यूरिन कितना बनता है, 1.5 लीटर्स है बेटा। अगर इन रीएब्जॉर्प्शन गच्छा अशोस्ता दोस यूरिन का 80 लीटर्स, 180 लीटर्स, और बेटा मुसीबत हमारी जिंदगी होती। हम जो चीज खाते, ग्लूकोज बेटा जो हम फूड के जरिए बनाते हैं अपने इंटेस्टाइन्स में बेटा, डाइजेशन के बाद निकालते हैं, या अमाइनो एसिड जो फूड से बनते हैं बेटा आफ्टर डाइजेशन, वो सारे के सारे यूरिन से निकलते और हम बर्बाद हो जाते बेटा, लाइफ प्रैक्टिकली नहीं हो पाती। सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कि 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बनता है 24 घंटे में, फिर उससे खाली कितना यूरिन बनता है बेटा, 1.5 लीटर। रेस्ट जो है
178.5 लीटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसको वापस बेटा किडनी ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब करके किसमें लाया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में, एक प्रोसेस के जरिए, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. ये पॉइंट बेटा टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, इस पे आप नजर रखेंगे. सो कितनी ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन होती है बेटा, 99%. कैसे हमें पता चला कि 99% कंपोनेंट्स जो है, जो रिनल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होते हैं, रिनल ट्यूब्यूल्स में, उसको वापस रीअब्सॉर्ब करके किस में लाया जाता है बेटा, ब्लड में. और कितना बेटा ये होता है, 99%. उसके बाद the tubular epithelial cells in different segments of renal tubules perform tubular reabsorption either by active or passive mechanisms. जरा बेटा गौर से यहां पर देखिएगा क्या होता है ये एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म्स. जब ये फ्लूइड अब बेटा पीसीटी में जाएगा, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनल में जाएगा, लूप ऑफ हेनल के बाद कलेक्टिंग डक्ट बेटा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा. इससे चीजें बेटा एब्जॉर्ब होती जाएंगी. वाटर एब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होंगे, अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होंगे, साल्ट्स एब्जॉर्ब होंगे, सोडियम एब्जॉर्ब होगा, क्लोराइड आयंस एब्जॉर्ब होंगे, विटामिन्स एब्जॉर्ब होंगे, बाइकार्बोनेट आयंस एब्जॉर्ब होंगे. मगर बेटा जब एब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम रिनल ट्यूब्यूल इनटू द ब्लड, या तो ये एक्टिव होगी या पैसिव. एक्टिव मींस जहां पर बाज़ाब्ता एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो जब बेटा किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट्स कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और अगर बेटा किसी चीज को रिएब्सॉर्ब करने के लिए एनर्जी नहीं लगेगी, तो विदाउट एनर्जी होगा, तो एट दैट टाइम वी कॉल्ड एज पैसिव. अब अगर हम यहां देखेंगे फॉर एग्जांपल सबस्टेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम एक्स्ट्रा आर एक्टिवली रीअब्सॉर्ब. इनको बेटा रीअब्सॉर्ब करने के लिए क्या लगती है, एनर्जी. while as nitrogenous waste products are reabsorbed by passive transport. क्योंकि बेटा अगर हम देखते हैं 100% यूरिया जब फिल्ट्रेट होता है, कुछ यूरिया बेटा वापस रीएब्सॉर्ब भी होता है, 100% नहीं, कुछ यूरिया वापस रीएब्सॉर्ब भी होता है, और फिर बेटा कुछ यूरिया यूरिन के जरिए निकलता है. और जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अब रीएब्सॉर्ब होते हैं, वो बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए रीएब्सॉर्ब होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बेटा इस स्लाइड की ओर ध्यान से देखेंगे, तो इस स्लाइड में हमने इतना ही आपको समझाना है कि ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें बेटा जो प्रोडक्ट्स निकल के आए थ्रू द फिल्ट्रेशन बैरियर ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसमें यूजफुल प्रोडक्ट्स भी थे. उन यूजफुल प्रोडक्ट्स को हमें वापस रीअब्सॉर्ब करके किडनी ट्यूब्यूल से वापस ब्लड में लाना है, और जिस प्रोसेस के जरिए वो किया जाएगा उसको हम ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं. और बेटा आपको यहाँ पे आंकड़े भी दिए गए हैं जो टेक्स्ट बुक से हमने लिए हैं कि 180 लीटर फिल्ट्रेट जो है 24 घंटे में बनता है फ्रॉम 900 लीटर्स ऑफ ब्लड दैट रीचेस टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. तो फिल्ट्रेट कितना बनता है, 180 लीटर. अगर इस फिल्ट्रेट को बेटा रीअब्सॉर्ब नहीं किया जाएगा तो पिशाब लीटर. मगर हम पिशाब दिन में नॉर्मली अंडर नॉर्मल कंडीशंस खाली 1.5 लीटर करते हैं, अगर हम ना ज्यादा पानी पिएंगे ना कम पानी पिएंगे. तो 1.5 लीटर पेशाब हम बेटा बनाते हैं 180 लीटर से. दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो 99% है. ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा. उसके बाद हमने आपको कहा कि जो सबस्टेंसेस अब रीअब्सॉर्ब होते हैं आपके किडनी ट्यूब्यूल से टुवर्ड्स द ब्लड, कुछ एक्टिवली विद द हेल्प ऑफ एनर्जी और कुछ पैसिवली विदाउट द एनर्जी रीअब्सॉर्ब होते हैं. तो चले बेटा इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे. जल्दी बेटा जल्दी, एग्जाम में इसी तरह लिखना आपको. तो चले बेटा नेक्स्ट स्लाइड अब आपके सामने आ रहा है. मोस्ट वाटर इज रिकवर्ड इन द पीसीटी, लूप ऑफ हेनल एंड डीसीटी. सो देखिए बेटा अभी मैंने आपको कहा कि कितना फिल्ट्रेट होता है बेटा, 180 लीटर्स. अब बेटा 180 लीटर्स में हम खुद देख लीजिए बेटा पानी तो बहुत ज्यादा होगा, तो लगभग मैक्सिमम वाटर जो है वो रिकवर किया जाता है पीसीटी से, लूप ऑफ हेनल से और डीसीटी से. उसके बाद अबाउट 15.5%, अगर आप बेटा इसका 15.5% बनाएंगे 180 लीटर्स का, वो लगभग बेटा 928 लीटर्स है. रीचेस द कलेक्टिंग डक्ट्स, लगभग बेटा 28 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फिर कलेक्टिंग डक्ट्स तक पहुंचता है. 28 लीटर. दैट मीन्स कि बेटा अगर हम 180 लेंगे, 180 को हम -28 बेटा करेंगे, सो दैट मीन्स कि ये लगभग आएगा 152 सो 152 लीटर्स जो है
लगभग वो रीअब्सॉर्ब होते हैं कहां से बेटा, पीसीटी से, लूप ऑफ हेनल से और डीसीटी से। फिर बेटा अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट से कितना पहुंचता है, 28 लीटर्स। द कलेक्टिंग डक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच कैन रिकवर ऑलमोस्ट ऑल द वाटर पासिंग थ्रू देम इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन। सो अब बेटा अगर डिहाइड्रेशन, पानी ब्लड में कम होगा, मैंने कहा था कि अगर पानी ब्लड में कम है उस टाइम आप महज 200 से 300 ml यूरिन करते हो पर डे, याद आया। और उसकी टॉनिसिटी कितनी होती है बेटा, 300 मिलिऑस्मोल्स। उस टाइम एडीएच लगभग बेटा सारा का सारा पानी इससे क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब। और यूरिन आउटपुट पर डे खाली कितना होगा बेटा, 200 to 300 पर डे, ml पर डे। और उसकी टॉनिसिटी कितनी होगी बेटा, 1200 मिलिऑस्मोल्स। और अगर बेटा आपका ऑलमोस्ट नन ऑफ द वाटर इन केस ऑफ आवर हाइड्रेशन, मैंने कहा था कि अगर आप बहुत ज्यादा पानी पिएंगे उस दिन आपको बेटा एक दिन में 28 लीटर यूरिन करना है, जिसकी टॉनिसिटी कितनी होगी बेटा, 50 मिलिऑस्मोल्स। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि कलेक्टिंग डक्ट में ही अब तय होता है कि बॉडी में पानी कितना है। अगर पानी इंतहाई कम है, आप हाईली डिहाइड्रेटेड हो, तो एट दैट टाइम बेटा एडीएच आपके कलेक्टिंग डक्ट पे असर करता है, आपके कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, लगभग सारा वाटर रीअब्सॉर्ब करता है और खाली 200 से 300 ml यूरिन बेटा पर डे प्रोड्यूस करवाता है विद द टॉनिसिटी ऑफ या विद द ऑस्मोलैलिटी ऑफ 1200 मिलिऑस्मोल्स। मगर अगर आपने 28 लीटर पानी पिया है दिन में, तो उस दिन बेटा आपका एडीएच नहीं निकलेगा और पूरा का पूरा 28 लीटर जो यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट से कहां निकलेगा, बाहर, क्योंकि वहां एडीएच कोई काम नहीं करेगा। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक यूरिन जो है उसको बेटा कहां पे तय किया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट पे, with the help of a hormone, and that hormone is called as ADH। बेटा ये क्लियर हुआ ये पार्ट? तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आगे जाके सारा क्लियर हो जाएगा बेटा। फिलहाल तो हम बेटा इसका प्रिलिमिनरी स्टडीज कर रहे हैं। जब आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा, हाइपर ऑस्मोटिक मेडुला पढ़ाया जाएगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि कैसे फिर अगर पानी ज्यादा है तो यूरिन से पानी बेटा कलेक्टिंग डक्ट से एब्जॉर्ब नहीं होता है, और अगर पानी इंतहाई कम है तो कलेक्टिंग डक्ट से पूरा का पूरा पानी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। कैसे, वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो चले बेटा आगे की ओर बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट पढ़ाओ, अब यहां पर गौर से देखिए। अब यहां पे ब्लड जब फिल्ट्रेट हुआ थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अब जरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अब यहां पे बेटा ग्लूकोज आ गया ना, प्लीज नजर रखिएगा। अब ये आपका ग्लूकोज यहां पर है, ये आपके अमाइनो एसिड्स आ गए यहां पे, ये आपका शाबाश सोडियम आयंस, ये आपके क्लोरीन आयंस, ये आपके बेटा यहां पे बाइकार्बोनेट आयंस आ रहे हैं, ये आपके शाबाश क्लोराइड आयंस, ये मैग्नीशियम आयंस, ये कैल्शियम आयंस, ये बेटा विटामिन आ रहे हैं, बोला था इसमें लिपिड्स भी होंगे शाबाश, और आपके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होंगे, प्रोटीन्स नहीं होंगे क्योंकि प्रोटीन्स को बेटा वापस रिपल किया जाता है। अब जब बेटा ये कंपोनेंट्स आपके ब्लड यूरिन बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ रहे हैं इन द बोमेंस कैप्सूल थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, सोडियम है, क्लोरीन है, बाइकार्बोनेट आयंस है, मैग्नीशियम आयंस है, कैल्शियम आयंस है, विटामिन है, शाबाश आपके लिपिड्स है, और आपके नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स है जिसमें मेनली यूरिया है या आपका यूरिक एसिड है। ये जब बेटा आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आए, अब ये आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से कहां की ओर बढ़ेंगे, टुवर्ड्स द पीसीटी। ओए बेटा अब इनको रीअब्सॉर्ब करना है ना, तो अब जब ये रीअब्सॉर्ब होंगे, आपको पता है ये इफरेंट आर्ट्रियोल यहां पर है, इस इफरेंट आर्ट्रियोल से उठती है ना बेटा, आपको पता है कैपिलरीज, एंड दोज कैपिलरीज आर कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज किसको कॉइल करती है बेटा, पीसीटी को। फिर यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बेटा आपके लूप ऑफ हेनल के इर्द गिर्द क्या बनाती है, वासा रेक्टा। फिर ये वासा रेक्टा बेटा आपके डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से इर्द गिर्द क्या बनाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। सो जाहिर सी बात है जो ये पीसीटी है, अगर ये पीसीटी है, इसके इर्द गिर्द बेटा कैपिलरी सिस्टम है ना। क्यों, क्योंकि जब ग्लूकोज बेटा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, उसके बाद ये ग्लूकोज अब जाएगा आपकी ब्लड सर्कुलेशन में, एंड दैट ब्लड इज प्रेजेंट इन योर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। सो इसीलिए तो अल्लाह पाक ने आपके बेटा नेफ्रॉन्स के इर्द गिर्द, आपके रिनल ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द बेटा कैपिलरीज रखी होती है, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के इर्द गिर्द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और आपके लूप ऑफ हेनल के इर्द गिर्द वासा रेक्टा, ताकि बेटा जो कंपोनेंट्स रीअब्सॉर्ब हो जाए पीसीटी से, जो कंपोनेंट्स रीअब्सॉर्ब हो जाए लूप ऑफ हेनल से, जो कंपोनेंट्स रीअब्सॉर्ब हो जाए डीसीटी से, जो कंपोनेंट्स रीअब्सॉर्ब हो जाए कलेक्टिंग डक्ट से, वो आपके ब्लड में जाए।
So, अगर इसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स नहीं होते तो बेटा ये कंपोनेंट्स कभी भी ब्लड में नहीं जाते। तो अब हम बेटा एक एक करके देखेंगे कि पीसीटी में क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है, लूप ऑफ हैंडल में क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है, बेटा डीसीटी में क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है, और कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है। यही अब हम एक एक करके देखेंगे एक बैनर के तले, एंड दैट्स कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। तो चलिए बेटा शुरू करिए खुदा के नाम से और बढ़िए आगे। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे चीजें बेटा रीअब्सॉर्ब होती है पीसीटी में, कलेक्टिव बेटा लूप ऑफ हैंडल में, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। अब बेटा यहां पे नजर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है बेटा, नजर बराबर यहां क्यों रखिएगा। Tubular reabsorption in different segments of the renal tubule. Now, first PCT. It's the major site of reabsorption. अगर आज के बाद आपको कोई कहेगा सबसे ज्यादा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कहां होती है बेटा, क्या ये पीसीटी पे होती है, क्या ये लूप ऑफ हैंडल पे होती है, क्या ये डीसीटी पे होती है कि कलेक्टिंग डक्ट, आंसर आना चाहिए पीसीटी। आउट ऑफ 99% ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन 65% ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन किसमें होती है बेटा, पीसीटी। इसको नोट कीजिएगा, एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, ऐसा क्या है बेटा इस पीसीटी में किसमें सबसे ज्यादा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन होती है। बोल चुका हूं जब मैं आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, बिकॉज इट्स एपिथेलियम सेल्स पोजेस अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोविलाई। याद करो मैंने कहा था कि इसके फ्री सरफेसेस पे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया सेल्स का क्या होता है ज्यादा। डायग्राम भी दिखाई मैंने, कोने में भी यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूं, और इसकी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ज्यादा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके लिए क्या बनाता है, एटीपी, और एटीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। सो क्यों बेटा आज के बाद आपको कोई कहेगा कि पीसीटी में क्यों मैक्सिमम ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन होती है, जवाब देना बेटा खौफ के बगैर। 65% आउट ऑफ 99%, 65% ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन इस पे इसलिए होती है क्योंकि इसकी एपिथेलियल सेल्स में माइक्रोविलाई होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइक्रोविलाई की वजह से इसका सरफेस एरिया 20 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। उसके बाद इन पीसीटी अब देखेंगे क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है। 100% ग्लूकोज एंड 100% अमाइनो एसिड्स आर रीअब्सॉर्ब। क्या मैं हक के साथ बोलूं, जो ग्लूकोज बेटा निकला ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे, अमाइनो एसिड निकला, अल्लाह पाक की कसम इसका 100% ग्लूकोज और 100% अमाइनो एसिड वापस रीअब्सॉर्ब पीसीटी पे ही होता है। क्या फिर आपको लूप ऑफ हैंडल में ग्लूकोज मिलेगा? नहीं। क्या आपको लूप ऑफ हैंडल में फिर अमाइनो एसिड्स मिलेंगे? ना। क्यों, कहां गए बेटा ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स? इनको बेटा रीअब्सॉर्ब किया गया कहां पे बेटा, पीसीटी पे। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि 65% ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन अगर होती है पीसीटी में, क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है पीसीटी में, तो गोली की रफ्तार से सर पीसीटी में ओवरऑल ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन 65% तो होती है, मगर वहां पे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को 100% रीअब्सॉर्ब किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स मीन सोडियम क्लोराइड, समझ में आ गया, इस तरह पोटेशियम क्लोराइड या बाकी बाकी कंपोनेंट्स, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड। ये टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, इस पे आप नजर रखेंगे। एंड 90% बाइकार्बोनेट आयंस आर रीअब्सॉर्ब्ड। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि कैसे ग्लूकोज कितना अमाइनो एसिड, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स, कितना वाटर और कितना बाइकार्बोनेट आयंस रीअब्सॉर्ब होते हैं किसमें बेटा, पीसीटी में, तो आंसर आएगा 100% glucose and 100% amino acids, 70 to 80% electrolytes and water, and 90% bicarbonate ions are reabsorbed in the PCT. क्लियर? और उसके बाद बेटा ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, 65% ऑफ ओवरऑल ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। उसके बाद बेटा अब कौन सा चीज कैसे रीअब्सॉर्ब होता है, किस चीज को एनर्जी लगती है और किस चीज को एनर्जी नहीं लगती है। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम ऑकर्स थ्रू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस वो जिसमें एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नजर रखिएगा बेटा बराबर, नजर बराबर रखो बेटा, ये आपकी लेवल पे बच्चों को नहीं पता होती है। कोशिश करता हूं मैं कि आपको वो चीजें समझ आए जो बेटा आपकी लेवल पे बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता है। आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे उन विचारों को बेटा इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। इसलिए बेटा एज तो ले लो ना अपने दूसरे कुलीग्स पे जो बेटा शाबाश इन लेक्चर्स को अटेंड नहीं करते हैं।
तो नजर बराबर रखो, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम ऑकर्स थ्रू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मींस एनर्जी लगती है, प्राइमरी क्या अभी नहीं बोलूंगा, विच इज अभी कर्जा है मुझ पे, विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या लगती है बेटा, एनर्जी। मगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो किस्म का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मगर सोडियम बेटा किसके जरिए एक्स बेटा ट्रांसपोर्ट होता है, प्राइमरी। ये प्राइमरी क्या सेकेंडरी क्या अभी पते नहीं खोलेंगे, अभी चुप करके मैं बैठूंगा इसके बारे में। Glucose and amino acids are reabsorbed through active secondary active transport। एनर्जी लगती है बेटा, एनर्जी दोनों प्रोसेस में लगती है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, मगर फर्क है जो हम आगे जाके देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयंस, अल्लाह पाक की कसम, जो आपका ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है सना पान रिएब्सॉर्ब गसान के तथ रिएब्सॉर्ब कुछ कर रहा हूं सोडियम थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे आगे जाके देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि ग्लूकोज और बेटा आपका अमाइनो एसिड रीएब्सॉर्ब होता है सोडियम के जरिए थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो सोडियम होता है वो डायरेक्टली रीएब्सॉर्ब होता है थ्रू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद अगला Cl नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड पोटेशियम 2 पॉजिटिव आर मोस्टली मूव थ्रू पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। ये भी कर्जा। सो फिलहाल मुझ पे कर्जा चढ़ा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा कर्जा जो चढ़ा दैट इज पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। वो क्या होता है आगे देखेंगे। अभी water process passes due to osmosis which is also a process of diffusion। पानी जो है वो कैसे चलता है, वो osmosis के जरिए चलता है from the शाबाश PCT tubule into the शाबाश blood circulation। कैसे वो भी आगे देखेंगे। फिलहाल चौथा कर्जा ये, glomerular filtrate in PCT after tubular reabsorption is still isotonic to plasma। ये पॉइंट बेटा अभी समझाएंगे, इसको मैं कर्जे पे लेने वाला नहीं। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन पीसीटी आफ्टर ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन इज स्टिल आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बेटा ये कर्जा मैं अभी उतारूंगा, बाकी जो 4 पॉइंट्स के कर्जे हैं वो भी उतरेंगे। फिलहाल बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन पीसीटी आफ्टर ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन इज स्टिल आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, इस पे मुझे नजर रखनी पड़ेगी, आपको समझाना पड़ेगा पहले। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चले बेटा इसको मैं क्लियर करूंगा स्क्रीन को। अब मैं बेटा यहाँ पे आपके सामने एक पॉइंट पे आ रहा हूं, एक डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि जो बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब पीसीटी में आफ्टर ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन ये अभी भी आइसोटोनिक है। तो चलिए बेटा, ये मैंने आपको परसों के लेक्चर में बोला था, जरा गौर से देखिएगा। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल्स। अब जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, उसकी ऑस्मोलैरिटी भी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल्स। पढ़ाया था मैंने कैसे, वो नून चाय का भी मैंने बेटा आपको वहां पे नमकीन चाय की भी एक एग्जांपल दी थी। सो जितने सेल्यूट्स आपके बेटा ब्लड में है उतने ही सेल्यूट्स आपके बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भी है, तो इसलिए दोनों की ऑस्मोलैरिटी क्या सेम। इसलिए तो उस दिन मैंने कहा था सैटरडे के लेक्चर में कि द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द बोमेन्स कैप्सुलर कैट इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, 300 मिली ऑस्मोल्स एंड 300 मिली ऑस्मोल्स। अब बेटा जब ये फिल्ट्रेट चलेगा आपके शाबाश प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, यहां पर रीअब्सॉर्प्शन होगी। शाबाश अभी अभी ग्लूकोज निकला 100%, अभी अभी अमाइनो एसिड निकला 100%, जो अभी आपने स्लाइड में देखा। अभी अभी बेटा आपके 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स निकले हैं ना बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर निकला। शाबाश अभी अभी आपका बेटा 90% बाइकार्बोनेट्स निकला, और ये किस में गया बेटा, आपके ब्लड में, क्योंकि इसके इर्द गिर्द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। अब आप क्वेश्चन करोगे ना सर, जब 100% ग्लूकोज, 100% अमाइनो एसिड, 70-82% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर और 90% बाइकार्बोनेट आयंस निकले, सर जो अब यहाँ पे फिल्ट्रेट बचा, जो फिल्ट्रेट अब यहाँ रहा, उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी? क्या उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल्स होगी? अगर 300 मिली ऑस्मोल्स होगी तो आइसोटोनिक, अगर ये 300 मिली ऑस्मोल से कम होगी तो हाइपोटोनिक, और अगर ये बेटा 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा होगी तो हाइपरटोनिक। जरा बेटा डिसाइड करो, क्या ये आइसोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा कि हाइपरटोनिक होगा? अक्ल लगाओ बेटा, आपकी अक्ल आपको कहती होगी कि हाइपोटोनिक है। अपनी अक्ल को अपनी जेब में ही रखो बेटा, गलत सोच रहे हो। ये फिल्ट्रेट अभी भी बेटा आइसोटोनिक है। सर कैसे? इससे तो 100% ग्लूकोज निकला बाहर, इससे तो 100% अमाइनो एसिड बाहर निकला, इससे तो 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स निकले, 70-80% वाटर निकला। सर ये कैसे हाइपोटोनिक आइसोटोनिक है? क्यों?
बोला था मैंने बेटा एक लेक्चर में कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसका जो वॉल है दैट इज परमिएबल टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्ट्स। याद आया कितना इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है अगर हम ऑस्मोलैलिटी को लेंगे, ऑस्मोलैलिटी मींस सॉल्यूट dissolved in 1 kg of salt। हता आया जिगरा और कुन थयो ख्याल। अच्छा ही परमिएबल टू बोथ सॉल्यूट्स, ये सॉल्यूट्स के लिए भी परमिएबल है ना, और ये सॉल्वेंट्स के लिए भी परमिएबल है ना। जितने सॉल्यूट्स निकलते हैं उतना ही सॉल्वेंट निकलता है। सर यहाँ तो 100% ग्लूकोज है, 100% अमाइनो एसिड्स है, इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80% था, वाटर तो नियर अराउंड 70 to 80%। सो जितने इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं उतना वाटर भी निकल रहा है, जितने सॉल्यूट्स निकल रहे हैं उतना वाटर भी निकल रहा है। सो जितना तेजी के साथ न्यूमिनेटर घट रहा है उतनी तेजी के साथ डिनोमिनेटर भी घट रहा है ना, तो ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी विल बी सेम। कैसे? सपोज अगर एक क्लास है, इस क्लास में 100 बॉयज है और 100 गर्ल्स है, नजर बराबर रखना बेटा। व्हाट विल बी द सेक्स रेशियो? 1:1। अब अगर किसी वजह से 50 लड़के बाहर निकले और किसी वजह से 50 गर्ल्स बाहर निकले, और तब हाथ लड़के तो हाथ कोरी, 50 कोर तो 50 लड़के द्राय ना नेबर। अब वहां पर बेटा 50 लड़के और 50 लड़कियां रही ना, अगेन द सेक्स रेशियो विल बी 1:1। सो जब ये 100 लड़के और 100 लड़कियां थी उस टाइम भी सेक्स रेशियो 1:1 था। अब जब ये 50 लड़कियां और 50 लड़के रहे उस टाइम भी सेक्स रेशियो 1:1 रहा। क्यों? क्योंकि जितनी लड़कियां निकली उतने लड़के भी निकले। इसी तरह बेटा जितने सॉल्यूट्स यहां निकले उतने सॉल्वेंट भी निकले। अगर ये एरिया परमिएबल होता खाली सॉल्यूट्स के लिए तो बेटा फिर ऑस्मोलैलिटी सेम नहीं रहती। अगर ये एरिया खाली सॉल्वेंट के लिए परमिएबल रहता तो फिर ऑस्मोलैलिटी सेम नहीं रहती। ये एरिया इत्तेफाकन अल्लाह पाक ने इसको परमिएबल बनाया टू बोथ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। इसलिए बेटा जितने सॉल्यूट्स निकलते हैं उतने सॉल्वेंट्स भी निकलते हैं। इसलिए बेटा शाबाश, यहाँ पे ऑस्मोलैलिटी क्या रहती है? सेम। सो फिलहाल बोमेंस कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट था उसकी ऑस्मोलैलिटी भी सेम, और जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचा आफ्टर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, इसकी ऑस्मोलैलिटी अभी भी सेम है 300 मिलीऑस्मोल्स। लॉजिक्स सर, पीसीटी का वॉल परमिएबल है टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट्स, जिसकी वजह से ये सॉल्यूट्स को भी निकलने देता है और सॉल्वेंट्स को भी निकलने देता है। जिस तेजी के साथ न्यूमिनेटर घटता है उसी तेजी के साथ डिनोमिनेटर भी घटता है, जिसकी वजह से ऑस्मोलैलिटी क्या रहती है? सेम। इस पॉइंट पे बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो क्लियर हुआ बेटा क्यों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी आफ्टर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन अभी भी उसकी ऑस्मोलैलिटी वही है जो प्लाज्मा की थी 300 मिलीऑस्मोल्स। तो चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बेटा अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं। तो ये बेटा अब हम सिखाएंगे आपको एक एक करके कि कैसे ये सब कुछ हो जाता है। थे तो ये तस बेटा सारी नजर बड़ा असल पे थे जो नजर। पहले बेटा मैं ग्लूकोज का सिखाऊंगा, फिर अमाइनो एसिड्स का एक एक करके हर किसी चीज का आपको समझाया जाएगा। कोई बता सकता है बेटा इंशना सेल्स ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना बेटा? ये ल्यूमिन है ना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का? ओ बेटा है ना, ये इसके बाहर से ब्लड सर्कुलेशन है। दिस इज द ब्लड सर्कुलेशन, दिस इज द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। सो कैसे मैंने यहां पर दिखाया जरा गौर से देखिएगा। ये आपका पीसीटी है, तो ये बेटा थोड़ा बहुत मैं इसको अच्छी तरह से दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऐसे में दिखाऊंगा फिर आपको डायग्राम बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ये बेटा आपका पीसीटी का इनर वॉल है, इसमें ऐसी सेल्स है ना। सो ये ना बेटा ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम सेल्स। ये क्या बना है में एक सेल 1 and 1, तो समझ आ रहा है? ये उसके बाद बेटा यहां पर भी ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स ऐसे है ना इनर वॉल्स। वेरी गुड। ये क्वेश्चन है 2। सो 2 है ना ल्यूमिन ऑफ पीसीटी, ये 2 बना ल्यूमिन ऑफ पीसीटी। उसके बाद बेटा आपको पता है कि इसके इर्द गिर्द अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये ना इसके इर्द गिर्द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। सो ये बनी ना बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, को मैं व्हाइट पेन से यहां लिखूंगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब हम बेटा देखेंगे कि कैसे इस ल्यूमिन से एक एक करके बेटा ग्लूकोज उठेगा और जाएगा बेटा इन सेल्स के जरिए और अल्टीमेटली पहुंचेगा ब्लड में। कैसे अमाइनो एसिड्स जाएंगे शाब्बा बेटा इस ल्यूमिन से, फिर जाएंगे सेल्स में,
फ्रॉम इन द पीसीटी सेल्स विच आर क्यूबाइडल सेल्स, ये कैसे ना बेटा इतने माइक्रोविलाई फ्री सरफेस पे और फिर ब्लड में जाएगा। कैसे सोडियम जाएगा शाबाश फ्रॉम ल्यूमिन इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, कैसे पोटेशियम जाएगा फ्रॉम ब्लड इनटू फ्रॉम बेटा ल्यूमिन फ्रॉम पेरिट्यूबुलर फ्रॉम दिस ल्यूमिन ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इनटू द शाबाश पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, कैसे बाइकार्बोनेट आयंस जाएंगे, सो ऑन एंड सो ऑन, कैसे चीजें जाएंगी फ्रॉम द ल्यूमिन ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाया शाबाश बेटा वाया ट्यूबुलर सेल्स इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। सो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में क्या है बेटा आपका ब्लड। यही तो अब हमें एक एक करके बेटा सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे सब कुछ जाएगा, ग्लूकोज कैसे जाएगा फ्रॉम द ल्यूमिन ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इनटू द शाबाश ब्लड वाया सेल्स, अमीनो एसिड्स कैसे जाएंगे फ्रॉम शाबाश ल्यूमिन वाया सेल्स इनटू द ब्लड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इसी तरह सोडियम कैसे जाएगा, पोटेशियम कैसे जाएगा, मैग्नीशियम कैसे जाएगा, बेटा आपके बाइकार्बोनेट आयंस कैसे जाएंगे, क्लोराइड आयंस कैसे जाएंगे, वो हम बेटा कल के लेक्चर में टाइम होगा। कल के बेटा टाइम हो गया तो कब नेक्स्ट क्लास आपका लगेगा, तो कल के लेक्चर में बेटा हम एक एक करके देखेंगे। मजेदार लेक्चर है कल का कि कैसे एक एक करके